हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 100 MCQs की सीरीज़ चल रही है ऑन टारगेट फॉर आईक्यू चैनल। इसमें हमारा एम आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। उत्तराखंड, यूपी या फिर पंजाब, आप किसी भी स्टेट का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेंगे, ये 100 MCQ सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अभी तक हमने इंटरनेशनल लॉ पे 200 क्वेश्चन और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे 100 क्वेश्चंस ये वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज हम सम मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ क्रिमिनल लॉ लेके आए हैं। इसमें अभी आपको आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। और देखिए, आप लोग उन वीडियोस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन उसमें से ऐसा नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा गया है। या आप कोई भी बुक उठा लेंगे, ओपी त्रिपाठी, सिंगल्स या कोई भी एमसीक्यू की बुक उठाएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उसमें ज़रूर मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में जो क्वेश्चंस आते हैं, हमने वही क्वेश्चंस रखे हैं। और जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आपको कोई भी सवाल ऐसा मिलता है जो बाय मिस्टेक गलत हो गया है, तो उसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और एक्सप्लेनेशन के साथ आई विल रेक्टिफाई दैट कि उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। आईपीसी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज पनिशेबल अंडर। ठीक है, कोई भी विक्टिम हो जो रेप का विक्टिम है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई डिस्क्लोज कर देता है, यानी उस पर्सन का नाम बता देता है कि ठीक है, जैसे कि देखिए एक केस हुआ था कठुआ गैंग रेप, उसमें वो जो बच्ची थी उसकी प्रॉपर फोटो और ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ न्यूज़ में था, है ना, मीडिया में हर चीज़ थी, न्यूज़पेपर और आपके सारे ऑनलाइन चैनल्स जितने सब पे। तो ये इट इज़ नॉट परमिसिबल बाय लॉ, क्योंकि आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं विक्टिम, जो रेप विक्टिम की आइडेंटिटी, विच इज़ नॉट परमिसिबल। तो ये पनिशेबल कहाँ है, आप ध्यान रखेंगे सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी, इसमें ये पनिशेबल है। ठीक है, ये सेक्शन जो है, इसमें 2 अमेंडमेंट हुए थे, 1983 और 2013। इन दोनों साल को आप याद रखना। ये क्वेश्चन अगर आ गया, वैसे जो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना, आप किसी भी स्टेट का पीवाईक्यू उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। बट मैं एक स्टेप फर्दर जाके आपको बताती हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुआ था। वन वॉज इन 1983 और दूसरा था 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ। ये कुछ ऑफेंस की कैटेगरीज दी हैं, इसमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं अवेलेबल है। तो इसके पहले तो हम ये देख लेते हैं प्राइवेट डिफेंस कहाँ पे है अंडर आईपीसी। सो इट इज़ गिवन अंडर चैप्टर 4, दैट इज़ जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, 2 सेट ऑफ सेक्शंस हैं, आप इनको ध्यान में रखेंगे। आपको इस तरह से पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए सेक्शन 100, 101 एंड 102, ये जो सेक्शंस हैं ये डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी से रिलेटेड। ठीक है, किससे रिलेटेड है, प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। एंड सेकेंड वन, दैट इज़ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें जो जो सेक्शंस आएंगे 103, 104 और 105। ठीक, इन सब की प्रोविजंस डिफरेंट हैं, लेकिन एक आपको वाइड आइडिया होना चाहिए कि सेक्शन 100, 101, 102 ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, और 103, 104, 105 ये प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है। ठीक है, अब जब आते हैं हम प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में, तो कुछ कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेज हैं जिनके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। वो ऑफेंसेज, वो कैटेगरीज क्या है, पहली चीज़ एक सेक्शन 103 में आपको बताया गया है, जैसे कि रॉबरी। ठीक, अगर आपके घर में कोई रॉबरी करता है आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके घर में घुस के, या हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करता है, ठीक, या मिसचीफ करता है बाय फायर, या फिर चोरी करता है, थेफ्ट, ये सारी कैटेगरीज आपको कहाँ मिल जाएंगी, 103, सेक्शन 103 में आपको मिलेगा। थेफ्ट करता है या मिसचीफ करता है या हाउस ट्रेसपास करता है। ठीक है, रॉबरी आपको पता है सेक्शन 390 में है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट 446। ठीक है ना, उसके अलावा आप 105 देख लीजिए, 105 भी डील करता है दैट कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि सम थिंग्स आर कॉमन, जैसे 105 में भी आपको थेफ्ट मिलेगा, 105 में भी आपको रॉबरी मिलेगी, और 105 में आपको क्रिमिनल ट्रेसपास या फिर मिसचिफ ये मिलेगा। ठीक, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो ये सारे कुछ ऑफेंसेस की कैटेगरीज है जिनके अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है। अब आप अगर ऑप्शन में देखेंगे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इन जितनी कैटेगरीज है ना इनमें से कहीं भी नहीं है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। राइट,
अच्छा, एक स्टेप आगे बढ़ के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस सेक्शन में दिया है आईपीसी में? सेक्शन 405, ठीक है, जो कि पनिशेबल है 406 में। और पनिशमेंट से रिलेटेड सेक्शंस तो कम ही देखने को मिले हैं, स्पेशली आपके यूपी जुडिशरी में। तो आप ज़्यादा फोकस ये रखिए कि आप पहले ये देखिए कि किस सेक्शन में वो ऑफेंस दिया हुआ है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये कहाँ पे है? 405 में। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। ठीक, ए कौन है? पुलिस ऑफिसर है। जेड है, उसको वो टॉर्चर कर रहा है। क्यों टॉर्चर कर रहा है? कि वो कन्फेस कर ले कि मैंने ही ये क्राइम किया है। तो ए है जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो किस सेक्शन में गिल्टी होगा? ठीक है ना, और उस सेक्शन में क्या ऑफेंस दिया हुआ है? तो पहले हम डायरेक्टली ये जान लेते हैं। सेक्शन 330 एकदम क्लियरली इस चीज़ की बात करता है। सेक्शन 330 का जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है वह ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। और सेक्शन 30 ये बताता है कि अगर आप वॉलेंटरली यू आर कॉजिंग हर्ट, किस चीज़ के लिए आप हर्ट कॉज कर रहे हो? वॉलेंटरली कन्फेशन निकलवाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में पनिशेबल हो गया होगा अंडर सेक्शन 330 ऑफ आईपीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Criminal Law Amendment Act 2013 has inserted 4 new sections under section 354 of the Penal Code. One of the newly inserted sections deal with voyeurism. voyeurism से डील करता हुआ कौन सा सेक्शन है जो कि 354 में इंसर्ट हुआ था? दैट इज 354C। ये देखिए, जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं आईपीसी में 2013 2018, इन्होंने जितने भी सेक्शंस लाए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उससे आपको मतलब रेडी ही रखना है कि उससे क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, राइट? ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू फॉर्म एन अनलॉफुल असेंबली एज डिफाइंड इन आईपीसी इज, क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है? ठीक है, अच्छा, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 का जो था वो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि ये कब फोर्स में आया था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, 3 फरवरी 2013। ठीक, इस दिन ये लागू हो गया था। अच्छा, अनलॉफुल असेंबली पे क्वेश्चन है तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि किस सेक्शन में अनलॉफुल असेंबली डिफाइंड है। सो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी। और इसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग रहते हैं तब अनलॉफुल असेंबली होती है। इसमें कई सारी कैटेगरीज आपको दे रखी हैं, बट ये क्वेश्चन हम एक बार हम ऑप्शन पढ़ेंगे। एन असेंबली ऑफ 2 और मोर पर्सनस विद कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। An assembly of 5 or more persons armed with weapon. An assembly of 5 or more persons with common object of doing a crime. And next option is an assembly of 5 or more persons disturbing peace and public peace and tranquility. ठीक है, देखिए इसमें क्या, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग अ क्राइम। देखिए इसमें क्या है कि 2 और मोर पर्सन्स, ये ऑप्शन तो गलत हो गया है। आपके 5 या 5 से ज़्यादा लोग होने चाहिए फॉर अनलॉफुल असेंबली। सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हु अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। इससे आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 21 किसकी बात करता है? पब्लिक सर्वेंट की। उसमें कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, ये सारे लोग पब्लिक सर्वेंट होते हैं और नहीं होते, वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कौन सा आदमी है जो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, राइट? ये पूछ रहा है। तो देखिए, अ कमीशन्ड ऑफिसर इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये जो सबसे पहली कैटेगरी है ऑफ सेक्शन 21 यही बताती है, कमीशन्ड ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। सेकेंड इज आर्बिट्रेटर टू हुम एनी कॉज हैज़ बीन रेफर्ड फॉर एडजुडिकेशन by any court of justice. An officer who by virtue of his office is empowered to place or keep any person in confinement. ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आपको सेक्शन 21 में मिल जाएंगी। बट एन एडवोकेट हु प्रैक्टिसेस लॉ इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आपको सेक्शन 21 में नहीं मिलेगा। तो ये पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे नहीं होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अंडर सेक्शन 393 ऑफ आईपीसी इज रिलेटेड टू, ये डायरेक्ट सेक्शन है कि आपको बताना है 393 किससे रिलेट करता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वन इज रॉबरी, बी एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू रॉबरी या वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी। तो देखिए रॉबरी का जो सेक्शन है दैट इज़ नॉट 393, वो है 390। अभी ऊपर वाले सेक्शन में भी आपको बताया था मैंने। और एक्सटॉर्शन ये तो बहुत ही आसान है, ये हम सबको पता है, ये कहाँ पे है? सेक्शन 383। अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी ये दिया है आपके 393 में।
और वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी, ये आपका 394 394। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अटेम्प्ट टू रॉबरी, वो दिया है 393। नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट इज, जो चोरी होती है, थेफ्ट होता है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, व्हाट इज दैट, मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप जब सेक्शन 378 देखेंगे जहाँ पे थेफ्ट डिफाइंड है, तो वहाँ पे आपको एक डायरेक्टली एकदम एक एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी को मूव करता है ना, ये सारे टर्म वहाँ पे यूज हुए हैं, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, सो मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी द राइट आंसर, इमूवेबल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 279 ऑफ आईपीसी। देखिए डायरेक्ट सेक्शन से बेस्ड क्वेश्चन है, कई तरह के मिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, कुछ डेप्थ में भी थे और कुछ आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी हैं। नेक्स्ट इज 279। तो देखिए ये भी डायरेक्ट सेक्शन है और इसका ये भी बहुत वाइडली पूछा जाता है, आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे। इसका राइट आंसर है दैट इज रैश ड्राइविंग और राइडिंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, आई थिंक सी, या यही सही होगा, दैट इज रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। ठीक है, तो 279 ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या था, ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी, बी रिफ्यूजेस टू डू सो। ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि भाई आप सी की हत्या कर दो, उसका मर्डर कर दो। बी रिफ्यूज़ कर देता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो अब जो ए है वो किस चीज़ के लिए गिल्टी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए गिल्टी होता है किस चीज़ का, अबेटमेंट का, यानी उत्प्रेषण। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम हिंदी में आप पढ़ाओ, देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैक्सिमम टाइम तो मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ। तो प्रॉब्लम बस ये होती है कि लीगल टर्म्स क्या हैं, उसमें बहुत सारे लीगल टर्म्स ऐसे हैं जो हिंदी में फिर तुरंत समझ में नहीं आते हैं, बट जहाँ याद आता है वहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगी कि वो हिंदी के में उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अबेटमेंट यानी उत्प्रेषण, और अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, सो दैट मैं उसको दोबारा सही बोलूँगी ना, गलत ना बोलूँ। तो देखिए अबेटमेंट में पहले आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, अबेटमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि हाँ ठीक है आईपीसी में अबेटमेंट होता है जिसको उत्प्रेषण कहते हैं। तो देखो अभी यहाँ जो ध्यान रखना है ना, लैंग्वेज से ज़्यादा अभी ये इस चीज़ पे फोकस करो आप कि अबेटमेंट कहाँ दिया हुआ है आईपीसी में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद आनी चाहिए कि अबेटमेंट दिया हुआ कहाँ है, क्योंकि लैंग्वेज का जो इशू है वो क्वेश्चन पेपर में तो आपको दोनों भाषाओं में देख के रखेगा। तो आप पहले याद रखना अबेटमेंट कहाँ है, सेक्शन 107। ठीक, उसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि 108 107 108 को एक साथ ही पढ़िए, वरना बिल बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो 107 में बता दिया है ऑफेंस के बारे में कि किस ऑफेंस की बात कर रहे हैं, 108 में बताता है कि वो जो ऑफेंस करता है वो कौन होता है, तो उसको हम अबेटर कहते हैं। आई थिंक इसको उत्प्रेषक बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा अबेटमेंट के बारे में बता देती हूँ, आगे के क्वेश्चंस में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। देखो 107 108 107 108 107 अबेटमेंट की बात करता है यानी उत्प्रेषण, एंड 108 अबेटर की बात करता है दैट इज उत्प्रेषक। तो अबेटमेंट क्या है, इसमें 3 आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी 3 ऐसी कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो ही होनी चाहिए। पहला है इंस्टिगेट करता है अगर कोई किसी को, और दूसरा अगर इंगेज करता है, और तीसरा कंस्पायर, सॉरी दैट इज़ इंटेंशनल एडिंग, इंटेंशनली अगर एड, यानी इंटेंशनल एडिंग का मतलब है कि अगर जानबूझ के उसकी सहायता करता है। ठीक है, इंटेंशनल एडिंग, ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर हैं तो वो अबेटमेंट की कैटेगरी में आएगा। अब अबेटर कौन है अबेटर वो पर्सन है जो सामने वाले को इंस्टिगेट कर रहा है या इंगेज कर रहा है या इंटेंशनली एड कर रहा है, यानी जानबूझ के उसकी सहायता कर रहा है कोई एक क्राइम करने के लिए। ठीक है ना, सेक्शन 108 में 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको ज़रूर यहाँ पे बताऊँगी तब आगे बढ़ूँगी। 108 में, एक सेकेंड, सेक्शन 108 में 2 एक्सप्लेनेशंस आपको ध्यान रखना है। देखिए इससे मैं ये बहुत शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, आप ये ध्यान रखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। 108 में आपको एक पहले एक्सप्लेनेशन में ये टर्म याद रखना है, इल्लीगल ओमिशन। ठीक, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मुझे याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। एक्सप्लेनेशन 2 में याद रखिएगा, नॉट नेसेसरी दैट द अबेटेड एक्ट
शुड बी कमिटेड। मतलब मैं हिंदी में समझा देती हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिस एक्ट को अबिट किया गया यानी जिस एक्ट के लिए आपको उकसाया गया वो एक्ट हो ही जाए, ठीक है। अबिटेड एक्ट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो पहला इज़ इलीगल ओमिशन, ये ध्यान रखिए, और दूसरा एक्ट अबिटेड वो कंप्लीट किया गया, ये यानी उसका होना ना होना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। अभी आगे के सेक्शंस में आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज़ द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वॉज प्रिपेयर्ड बाई, तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, दैट इज़ लॉर्ड मैकॉले, इन्होंने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था आईपीसी का। 12 ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन बी विदाउट बीज कंसेंट, यानी कि यहाँ पे इस लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है कि स्प्रिंग अपॉन का मतलब क्या है। ए क्या बोलता है, जैसे होता नहीं रास्ते में कुछ मतलब डॉग्स वगैरह रहते हैं तो कुछ लोग उनको उकसाते हैं कि आप बी पे बी पे या तो आप हमला करें या कुछ भी करें, तो ए ऐसे ही करता है उस डॉग के साथ, टू स्प्रिंग अपॉन बी, और बी की कंसेंट के बिना, है ना, जैसे इसको बी को डरा दे इस टाइप से। ए इंटेंड्स टू कॉज इंजरी, फियर एंड अनोयंस। अब यहाँ पे ये टर्म इम्पॉर्टेंट है कि ए का जो इंटेंशन होता है यानी जो उसकी मंशा होती है वो होती है कि वो बी को या तो इंजरी कॉज करे यानी किसी तरह की कोई चोट वगैरह कॉज करे, या उसको डर कॉज करे, फियर, या फिर अनोयंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि ए ने कौन सा ऑफेंस किया, ऑप्शन क्रिमिनल फोर्स, हर्ट, असॉल्ट या फिर बैटरी। तो देखिए अगर आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़े होंगे क्रिमिनल फोर्स के, ये क्रिमिनल फोर्स में आएगा, ठीक है। तो इसका इस क्रिमिनल फोर्स में बहुत साफ साफ दिया हुआ है दैट इंटेंशनल यूज़ ऑफ फोर्स, ये चीज़ होना चाहिए। अगर कोई भी एक्ट ऐसा होता है जहाँ आप इंटेंशनली यूज़ करते हैं फोर्स, किस चीज़ के लिए, टू कॉज इंजरी, फियर एंड अनॉयंस, ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल फोर्स ये मतलब अप्लाई होता है, ठीक। कहाँ पे डिफाइंड है, सेक्शन 350, ये याद रखना है। उसके बाद हर्ट, असॉल्ट, बैटरी, तो हर्ट और बैटरी जैसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा 350 में क्रिमिनल फोर्स है, असॉल्ट कहाँ पे है, तो इट इज़ अंडर सेक्शन 351, ठीक है। और हर्ट भी आप ध्यान रख लेंगे कि 319 में हर्ट बताया गया है। असॉल्ट और हर्ट, देखिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते चलती हूँ, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो बट इट्स फाइन। पर्पज़ ये है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं कंप्लीट देख लें तो आपकी कई सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएं, है ना। ये नहीं कि आप अलग अलग जगह आपको देखना पड़े, फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। अच्छा असॉल्ट में देखिए कुछ जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं यानी जो उसके सबसे आवश्यक तत्व हैं वो मैं बताती हूँ, जैसे कि जेस्चर होना चाहिए, ठीक, प्रिपरेशन असॉल्ट में हम करते हैं, और इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है दैट ये सारे जेस्चर और प्रिपरेशन क्यों किए जाते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट अबाउट टू यूज़ द क्रिमिनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि हम बस क्रिमिनल फोर्स यूज़ करने वाले हैं, इसीलिए जेस्चर बनाते हैं यानी इसको भाव भंगिमा बोलते हैं, और या फिर हम प्रिपरेशन करते हैं। और हर्ट में क्या होता है कि आप बॉडीली पेन, है ना, या फिर डिजीज़ या किसी तरह की बीमारी या शारीरिक चोट या फिर इन्फर्मिटी वो उस पर्सन में कॉज करना चाहते हैं। हर्ट के साथ साथ आप याद कर लीजिए सेक्शन 320 जिसमें ग्रीवस हर्ट की बात की गई है, जहाँ पे कितने ग्राउंड्स हैं, 8 ग्राउंड्स पता है। ग्रीवस हर्ट मतलब जैसे किसी भी इंसान को आपने मारा और उसका दांत टूट गया, उसकी आँख एक ख़राब हो गई, इस टाइप से जब बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है तो उसको ग्रीवस हर्ट में लाते हैं। 8 कैटेगरीज वहाँ पर बताई गई हैं। तो अभी अब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम उसको और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा, असॉल्ट और हर्ट, असॉल्ट आपका 351 में है, हर्ट 319, 350 में क्या था, क्रिमिनल फोर्स, और ये सारे कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं असॉल्ट और हर्ट के। नेक्स्ट देखते हैं, ए हैज़ नॉक्ड डाउन 2 टीथ ऑफ बी। देखिए अभी जो बताया बस वही क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब ये है कि ए ने बी के 2 दांत तोड़ दिए। अब इस केस में ए ने क्या किया, तो ए ने क्या किया, ग्रीवस हर्ट कहाँ पे है, सेक्शन 320, है ना। अच्छा मिस्चीफ आपका 425। मिस्चीफ में क्या होता है कि जैसे आपका एक तो इंटेंशन है और दूसरा या आपको जानकारी है, नॉलेज है किस चीज़ की, कि आप सामने वाले किसी बंदे को रॉन्गफुल लॉस या फिर डैमेज करना चाहते हैं, उनकी चाहे पर्सनैलिटी यानी उस पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी में भी अगर आप कुछ रॉन्गफुली लॉस या डैमेज कर देते हैं उसकी प्रॉपर्टी में तो उस पर भी मिस्चीफ अप्लाई होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं, ये किस सेक्शन में, किस चैप्टर में, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपका ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 20 सेक्शन 503, ठीक है ना।
इस तरह से करके ये थोड़ा सा टाइम आपको भले लगेगा, बट अगर आप ऐसे याद करते चलेंगे कि अच्छा ऑप्शन में, चलो अभी तो पता है कि करेक्ट ऑप्शन इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बट ये जो अदर 3 ऑप्शन है ये कहाँ कहाँ पे है। मिस्चिफ अभी ऐसे याद हो जाएगा ना, 425 में है, हर्ट 319 में, ग्रीवस हर्ट 320 में, इस टाइप से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ग्रीवस हर्ट था, नॉट क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है। अब आगे, सो क्वेश्चन नंबर 14, इन इंडियन पिनल कोड द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन क्लॉज ऑफ आईपीसी। वो आईपीसी में थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऐसा नहीं दिया हुआ है कि सेक्शन 2 और उसमें डिफरेंट चीज़ें डिफाइंड हो। इसमें काफ़ी दूर अलग अलग टाइप के सेक्शंस हैं, पर क्या है ना कि वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको उसको भी याद करना है। यहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये कौन से सेक्शन से आपको दिया हुआ है। तो आप आईपीसी देखिएगा, आपको मिलेगा, ये पहला है सेक्शन 8। ये बताती हूँ मैं कुछ सेक्शन जो आपको साथ में पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। सेक्शन 8 पढ़ लीजिए, 10 पढ़ लीजिए और 11। 8 में क्या है, जेंडर, ठीक। जेंडर में क्या होता है, अगर ही लिखा है तो ही इंक्लूड करता है मेल या फीमेल दोनों को, वही यहाँ पे है, तो इसका ये आ जाएगा। अगर करेक्ट आंसर तो ये होगा, वो तो हम देख ही लेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं अभी बता रही हूँ। 8 पढ़ें, 8 के साथ आप क्या पढ़ें, मैन एंड वुमेन, ठीक। फिर आप 11 पढ़ लीजिए, दैट इज़ पर्सन। तो ये क्योंकि एक जैसी चीज़ें हैं ना, जेंडर हो गया, मैन वुमेन एंड पर्सन, तो आपके 3 सेक्शन रेडी हो जाएंगे, 8, 10, 11, है ना। और उसके बाद एक सेक्शन आप के सेट और देख लीजिए, जैसे 19, 20, 24, 30। इसमें 19, 20 एक साथ पढ़ सकते हैं। 19 में क्या है, जज, ठीक। 20 क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें। 24 अगर पढ़ेंगे तो ये डिसऑनेस्टली की बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 देख लीजिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ठीक। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहाँ है, 30 में है। उसके साथ आप कुछ सेक्शंस और, जैसे आप 22 देख लीजिए, सेक्शन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर आप 23 देख सकते हैं, 23 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, है ना, गेनिंग रॉन्गफुली, ये सारी चीज़ें। 25 फ्रॉडुलेंटली की बात करते हैं, फ्रॉड से याद रख लीजिए 25। और 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रीज़न टू बिलीव, यानी आरटीबी, रीज़न टू बिलीव। तो ये मैंने कुछ आपके डेफिनेशन क्लॉज से जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगते हैं, पीवाईक्यू और ये सब कुछ देख के, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बाकी तो सारे सेक्शन पढ़ने, पर इनको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। ओके, क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा, देखिए आ गया ना क्वेश्चन ऐसा। तो यही चीज़ है, डेफिनेशन क्लॉज से आपको डायरेक्ट भी पूछेगा, ठीक है, और डेफिनेशन क्लॉज से आपको ये भी पूछेगा कि मैच करिए। तो इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता। अभी मैंने बताया था जज कहाँ पे है, सेक्शन 19। फिर कोर्ट ऑफ जस्टिस 20 में है, डिसऑनेस्टली आपका 25, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 में। तो यहाँ पे गलत क्या है, गलत ये है डिसऑनेस्टली, क्योंकि डिसऑनेस्टली कहाँ दिया है, सेक्शन नंबर 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन 16, इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, ठीक है, एन ऑफेंडर हु इज सेंटेंस टू पे अ फाइन एक्सीडिंग ₹100, यही चीज़ ध्यान रखनी है। सेक्शन कौन सा देखना है मैं अभी बताती हूँ आपको, पर आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा है, फाइन कितना जो एक्सीड कर रहा है, ₹100। द इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड, ठीक है। तो पहले देखिए इसमें एक स्केलिंग है, वो स्केलिंग, ये पहली चीज़ तो सेक्शन 67 की बात करते हैं, ठीक। ये सेक्शन 67 में दिया है। राइट आंसर भी मैं आपको बताऊंगी, पहले देखिए मैं आपको स्केल बताऊंगी, राइट आंसर आप खुद निकाल लोगे, दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको अप टू, ऐसे याद कर लीजिए, अप टू ₹50, अप टू ₹100 या ₹100 से ज़्यादा, ठीक। अप टू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये टर्म यहाँ पे याद करना ज़रूरी है। यानी अगर आपको ₹50 तक का फ़ाइन दिया गया है और आपने फ़ाइन नहीं दिया, तो आपको कितने दिन के लिए जेल हो सकती है। अगर आपको ₹100 तक, ये इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि ₹100 या उससे कम, है ना, इतना ही अमाउंट है, 100 से ज़्यादा नहीं। 100 से ज़्यादा होगा तो थर्ड कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मैं थोड़ा क्लियरली इसको लिखती हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी तो नहीं बन रही है यहाँ पे। तो एक सेकेंड, पहले क्या था, 50 ₹50 एंड देन ₹100 और यहाँ पे मोर, है ना। तो ₹50 अगर फाइन दिया गया था और आपने ₹50 नहीं दिया, तो आपको कितने दिन की सज़ा होगी, आई मीन जेल होगा 2 महीने का। ₹100 या ₹100 से कम का फ़ाइन दिया गया था और आपने वो ₹100 नहीं जमा किया, तो आपको 4 महीने के लिए जेल हो सकती है।
और 100 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन आप पे लगा था तो आपको 6 महीने की जेल हो गई। ये नंबर्स मतलब ये जो अमाउंट है वो बहुत इररिलेवेंट है आज के टाइम में, बट ठीक है अभी यही है हमारे बेयर एक्ट में, इसलिए हम अभी यही जानेंगे। बाद में कभी अमेंडमेंट होगा तो ये अमाउंट ज़रूर इसके चेंज होंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा, 6 रुपये फ़ाइन एक्सीडिंग ₹100 है, 100 रुपये से ज़्यादा, तो यानी यहाँ पे आपको 6 महीने के लिए इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ठीक। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17, A hangman who hangs the prisoners pursuant to the order of the court is exempt from criminal liability by virtue of, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 78। यानी क्या होता है कि अगर आपको कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जैसे जो हैंगमैन होते हैं ना, जिनको हम जल्लाद बोलते हैं, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि अरे ये तो फांसी पे चढ़ा रहा है किसको, तो इसे तो इसको भी डेथ सेंटेंस हो जानी चाहिए, ये तो बहुत गलत काम करता है। बट बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एम्पावर्ड होते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इसलिए इनको सेक्शन 78 का एक्सेप्शन मिला होता है, यहाँ से प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेक्शन 78 है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल ऑफ डी मिनिमस क्यूरेट लेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जो मैक्सिम है इसको हम बोलते हैं ट्रिफल्स, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिफल्स या ट्रिफल्स का प्रिंसिपल। तो ये आपके किस सेक्शन में दिया हुआ है, ये आपके सेक्शन 95 में है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में तो ट्रिफल्स बोलते हैं, हिंदी में मैं आपको सरल भाषा में समझाती हूँ। इसका मतलब है कि लॉ बहुत ही छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देता, बहुत ही क्षुद्र चीज़ों का, बहुत ही छोटी चीज़ों का, है ना। तो इसका यही मतलब है सिंपल टर्म्स में, अब एग्जैक्ट लैंग्वेज शायद नहीं आ पा रही है। तो इसका यही है डे मिनिमस क्यूरेट लेक्स, इसका मतलब सेक्शन 95 में है कि लॉ बहुत ही छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देता। इसके साथ साथ देखिए सेक्शन 94 है, सेक्शन 94 भी एक मैगजिम पे बेस्ड है, दैट इज़ एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस। ठीक है, तो इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ अगर आप कोई ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट द स्टेट, बस। तो ये आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, जैसे यहाँ पे पूछा ना डी मिनिमस क्यूरेट नॉन क्यूरेट लेक्स, ये किस पे है, सेक्शन 95 पे। उसी तरह सेक्शन 94 को भी पूछ सकता है ना कि ये वाली मैगजिम दैट इज़ एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस, ऐसे याद कर लीजिएगा, बहुत लंबी है, तो एक्टस मी इनवाइटो फैक्टस करके याद कर लीजिए, ये किस पे है, सेक्शन 94, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 19, द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट में अमाउंट टू एन ऑफेंस इज कंटेन्ड इन, यानी अबेटमेंट कर रहे हैं ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट, तो ये किस जगह पे है। देखिए मैं अभी आपको सेक्शन 108 जब पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको 2 एक्सप्लेनेशन बताए थे। तो पहला मैंने बोला था, पहला एक्सप्लेनेशन में बस एक टर्म याद रखिएगा, इलीगल ओमिशन, और एक्सप्लेनेशन 2 में ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जो एक्ट अबेट हुआ हो वो कमिट हो ही जाए। ठीक, बस इतना थोड़ा सा सरल उसमें वह याद करेंगे ना तो याद रहेगा, अदरवाइज आप सोचो कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कोई बार बार उसी को याद करने की कोशिश करो तो वो बहुत मुश्किल होता है, आपको अपनी लैंग्वेज में उसे याद करके चलना है। तो अभी देखो ये कहाँ पे है, एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 108। ठीक है, ये बहुत डायरेक्टली बहुत सिंपली सॉल्व हो गया। अभी बार बार आप रटने की कोशिश करते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना कि ये एक्सप्लेनेशन 1 में दिया है या 2 में दिया है, यही प्रॉब्लम होती है। ओके, 20 में देखते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मेलिस, ये कहाँ पे है, तो ये आपके सेक्शन 301, एकदम डायरेक्ट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो, ये ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, ये जैसे सेक्शन 303 है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर एक एक सेक्शन अभी बताऊंगी ना तो शायद बहुत ही ज़्यादा 2 से ढाई घंटे का यह वीडियो हो। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। बट देखिए जैसे क्या होता है कि जो अगर छूट जाएगा तो आप उसको ऐसे ही पढ़िएगा, अभी टाइम है, इतना टाइम है कि आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। 303 क्या है, वो उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों किया था, क्योंकि इस 300 सेक्शन में क्या दिया हुआ है, इसमें पनिशमेंट दी गई थी फॉर मर्डर बाई लाइफ कन्विक्ट्स। तो इसमें आपको देखो एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछता है, आपको पता भी होगा, मैं फिर से बताऊंगी कि ये जो स्ट्रक डाउन किया था किस केस में किया था, तो मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, राइट। तो आपको मिट्ठू सिंह का केस ध्यान रखना है, उसी केस में सेक्शन 303 को स्ट्रक डाउन किया था सुप्रीम कोर्ट ने। बेयर एक्ट में अभी भी आपका ये सेक्शन है, ऐसा नहीं बेयर एक्ट से हटा दिया गया। ठीक, फिर आता है आपका 304A, जहाँ पे आप कैसे करते हैं, डेथ बाई नेग्लिजेंस, डेथ कारित हो जाती है बट बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा 305 भी है। तो 305 में क्या बोल रखा है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे अबेटमेंट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, सुसाइड के लिए कर रहे हैं, किसकी, चाइल्ड या फिर कोई इंसेन, कोई मनुष्य जो इंसेन हो, यानी जिसका दिमाग ठीक से काम ना करता हो, उसको आप अबेट करते हो फॉर कमिटिंग सुसाइड। तो वो कहाँ पे कवर होता है, सेक्शन 305 में। अच्छा देखिए सुसाइड टर्म आ गया तो मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, सुसाइड से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, जैसे कि सुसाइड है तो कुछ सेट ऑफ सेक्शन है उनको साथ में पढ़ लीजिएगा, जैसे 305
306 और 309। ठीक, ये दोनों तो ठीक है, साथ में है। सेक्शन 305 आपने देख ही लिया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड या फिर इंसेन पर्सन। सेक्शन 306 एक सिंपल अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है। ठीक, और 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। इस 309 में बहुत सारे केसेस भी हैं, केसेस ज़रूर आप एक बार देखेंगे, अरुणा शानबाग और इन सारे जियान कौर इन सब का केस। तो अटेम्प्ट टू सुसाइड बस ये यहाँ पे है, कंफ्यूज नहीं होना है। 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है और 309 में अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड है। ठीक है। 21 जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स विप ए। देखो हॉर्स विप जो टर्म है ना, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है। ये इसका मतलब मैं बता देती हूँ। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स विप ए, इसका मतलब है कि भाई जेड, एक हॉर्स विप का मतलब होता है चाबुक मारना। ठीक है, घोड़े की चाबुक जो है उसको मारना। बस, तो थोड़ा सा आई थिंक ये इलस्ट्रेशन होगा टाइम का, जब ये आईपीसी ड्राफ्ट हुआ होगा, इस वजह से ये वर्ड यूज़ किया, पर हमें उससे बिल्कुल नहीं टेंशन लेनी है। क्वेश्चन देखते हैं। जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्स विप ए नॉट इन सच अ मैनर टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू ए। ए ड्रॉज आउट अ पिस्टल। मैं इसको समझाती हूँ। जेड क्या करता है, ए को, अब वो चाहे डरा रहा है या उसको सच में हॉर्स विप कर रहा है यानी चाबुक मार रहा है, हम समझते चलेंगे। नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रीवस हर्ट टू ए, यानी ए जेड उसको चाबुक मार ही रहा है, लेकिन इस तरह से नहीं मार रहा है कि उसको ग्रीवस हर्ट कारित कर दे ए को। ठीक, 320 वाला, जहाँ पे 8 कैटेगरीज दी हैं। ए ड्रॉज आउट अ पिस्टल। अब ए जो है एक पिस्टल निकाल लेता है। जेड परसिस्ट इन द असॉल्ट। इसका मतलब जेड परसिस्ट इन द असॉल्ट मतलब कि जेड ए को मार ही रहा है। ठीक है। ए बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही कैन बाय नो अदर मीन्स प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग हॉर्स विप्ड। अब ए को लगता है कि, और गुड फेथ में भी उसे लगता है कि वो किसी और दूसरे तरीके से अपने आप को नहीं बचा पाएगा, तो वो जेड को शूट कर देता है। ठीक, तो ए हैज़ कमिटेड। अब ए ने यहाँ पे क्या क्राइम किया है, तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर रहेगा आपका कल्पेबल होमिसाइड। मर्डर नहीं किया क्योंकि कुछ इंटेंशन नहीं था इसका ना, कि वो प्रिपरेशन करके आया था कि ठीक है मैं गन लेके चल रहा हूँ एंड नाउ आई विल किल जेड। यहाँ पे तो जेड ही है जो ए को, बेचारे को चाबुक मारे जा रहा है। ठीक है ना, तो अपने प्रोटेक्शन में कुछ तो करेगा, तो इस वजह से इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कल्पेबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 22। अ प्लेस men with firearms at the outlets of a building and tells Z that they will fire at Z if Z attempts to leave the building. A commits। मतलब इसका ये है कि Z को बोलता है, ये Z का घर है, Z घर के अंदर है। A बोलता है कि भाई देखो, अगर तुम अपने घर से बाहर निकले तो मैंने घर के चारों तरफ कुछ आदमियों को खड़ा करके रखा है, फायर आर्म्स, बंदूक सब औजार हथियार देके, अगर घर से बाहर आपने निकलना चाहे देन दे विल शूट यू। ठीक है ना, आप पे फायर कर देंगे। तो ए ने कौन सा क्राइम किया, तो ए ने यहाँ पे क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, यानी उसको कन्फाइन कर लिया ना उसकी चार दीवारी के अंदर। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपके किस सेक्शन में है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट दिया है 340। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट ये आपका 339, जस्ट एक सेक्शन ऊपर। तो दोनों सेक्शन याद रखेंगे, पहले रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है 339 एंड देन 340 आपका रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 23। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर। यानी जब हम फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, कई तरह की पनिशमेंट, एक आदमी है उसने बहुत तरह के क्राइम्स किए तो उसको कई तरह की पनिशमेंट दी गई है, कोई 10 साल तक की, कोई 20 साल तक की, कोई 2 साल तक की, और उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम कितना लेंगे, क्योंकि अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ले लिया तो मतलब वैसे भी जब तक जी रहा है तब तक वो जेल में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पनिशमेंट कैलकुलेट करते हैं तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम एज 20 ईयर्स, ये इस मतलब एज 20 ईयर्स उसको लिया जाता है। ये आपको कहाँ मिल जाएगा, यू विल गेट इट अंडर सेक्शन 57 में देखिएगा डायरेक्ट लिखा है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, तो वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 साल की तरह काउंट करते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं 24 पे। अकॉर्डिंग टू जजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच केस सेक्शन 303 आईपीसी वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखो अभी मैंने बताया ना 303 को किस केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था और स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, दैट वाज इन मिट्ठू सिंह के केस में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू whom इट इज मेड इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन। ये कहाँ पे दिया हुआ है, देखो कम्युनिकेशन की अगर बात आएगी ना, अगर आपने कम्युनिकेट किया है यानी बताया है किसी पर्सन को, वो भी गुड फेथ में बताया, ठीक है, और आपके बताने से वो आदमी की मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। किस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिलेगा, दैट इज सेक्शन 93 यहाँ पे है। देखिए 92 और 93 मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताऊंगी ज़रूर।
सेक्शन 92 एंड 93, इसको साथ में पढ़ेंगे। कैसे याद रहेगा दोनों? पहली चीज़ तो कॉमन पॉइंट देख लो, इसका क्या है? कॉमन पॉइंट ये है कि ये दोनों गुड फेथ से डील करते हैं। ठीक, गुड फेथ में यहाँ पे जो भी काम किया जा रहा है ना। पर गुड फेथ में पहला क्या होता है, यहाँ पे एक्ट डन, यानी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करता है। और 93 में कम्युनिकेशन करता है, यानी मुंह से कुछ बोल रहा है। और 92 में कुछ हरकत कर रहा है वो। पर ये जो एक्ट करता है वो किस लिए करता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, सामने वाला जो पर्सन है उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है। यहाँ पे कंसेंट है कि नहीं है? नहीं, कंसेंट यहाँ पे नहीं है। और 93 में क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, सेम फॉर द सेम पर्पस, गुड फेथ में करता है और उस पर्सन के बेनिफिट के लिए ही कर रहा होगा। बट क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन ऐसी रहती है, जैसे वो डॉक्टर वाला एग्जांपल होता है ना, कि डॉक्टर उसको बता दिया कि अब आप जल्द, मतलब आप बचेंगे नहीं ज़्यादा दिन, यू आर जस्ट गोइंग टू डाई इन 1 or 2 days। ठीक, वो तो गुड फेथ में बता रहा था कि आप 1-2 दिन और अच्छे से रह लो, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो बेचारा अगर उसी समय मर जाता है तो डॉक्टर विल नॉट बी लायबल। तो ये कहाँ पे होगा? सेक्शन 93। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हर्ट आर डेजिग्नेटेड एज ग्रीवस? तो मैं आपको पहले बताई 8 कैटेगरीज हैं, सेक्शन 320। ठीक, उसके बाद 27, ए या पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम, ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। 330, ये रिपीटेड था। ठीक है, अब आते हैं सीआरपीसी। पहला क्वेश्चन है सीआरपीसी का, विच सेक्शन से दैट व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय नेक? इस सेक्शन को याद करने के लिए, जिस तरह से आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आपको बस ये टर्म याद रखना है, हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज़ डेड। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? सेक्शन 354 के सबसेक्शन 5 में। ठीक है, ये आपका 354(5) में, ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद 29, हु मे इशू अ सर्च वारंट टू प्रोड्यूस द थिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है ऐसी सिचुएशन में? किस चीज़ के लिए? आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो इसमें देखो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई भी कोर्ट। तो देखिए, पहले तो सेक्शन 93 इसके बारे में बात करेगा। आप सेक्शन 93 देखेंगे और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी कोर्ट इशू कर सकती है सर्च वारंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग और ऑर्डर। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको सर्च करना है किसी भी डॉक्यूमेंट या पार्सल को जो कि कस्टडी में है पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के, किसकी कस्टडी में है? पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के। तो इस चीज़ को सर्च करने का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सीजेएम, यही 2 लोग देंगे। ठीक, तो यहाँ पे 2 तरह के कोर्ट्स हैं। पहली कोर्ट है 93 में एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ऑर्डर करेगी अगर आपको सर्च वारंट, यानी सर्च वारंट इशू करेगी कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट या कुछ भी प्रोड्यूस करना है, तो कहाँ पे? 93 में। बट 93 में एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है या कोई भी पार्सल है, कुछ भी ऐसा सामान जो कि कस्टडी में किसकी है? पोस्टल अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी की, तो इस सामान के सर्च वारंट का जो भी वारंट है वो इशू करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर सीजेएम। राइट, अब देखते हैं। हाँ, ये हो गया। क्वेश्चन 30, नो ऑर्डर ऑफ कर्फ्यू अंडर सेक्शन 144 शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन। सेक्शन 144 का जो कर्फ्यू का ऑर्डर है वो मैक्सिमम टाइम क्या होता है उसका? तो देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको राइट आंसर तो बता दे रही हूँ, राइट आंसर है 2 months। बट ऐसा है कि सेक्शन 144 में 2 टाइम पीरियड्स दिए हुए हैं, 1 is 2 months और दूसरा 6 months भी है। बट यहाँ पे हमें समझना है कि 6 months कब होता है। क्वेश्चन में जो पूछा उसके हिसाब से तो 2 months इज राइट आंसर, क्योंकि जनरल रूल 2 months है। 6 months कब होगा? पहले तो ये देखो, 6 months का ऑर्डर कौन पास करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। कब करेगी स्टेट गवर्नमेंट? कि उसको मतलब कंडीशन सिचुएशन ऐसी लगती है 144 में कि थोड़ी ठीक नहीं है, देन इन दैट सिचुएशन टू प्रिवेंट डेंजर टू ह्यूमन लाइफ या फिर डेंजर टू हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए, सेफ्टी या कि रायट हो सकते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, अगर ऐसा फील करती है स्टेट गवर्नमेंट तो वो जो 2 महीने का टाइम है, 2 महीने तक जो कर्फ्यू लगा है उसको वो एक्सटेंड करके 6 months तक कर सकती है। जनरल रूल इज़ 2 months, इस वजह से यहाँ पे राइट आंसर है 2 months। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि फॉर एग्जाम्पल इन द सिचुएशन व्हेन स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिवेंट द डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, हेल्थ, सेफ्टी, रायट, एफरे, देन व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, तब वो हो जाता 6 months। ठीक है, 31, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर सेक्शन 144 CRPC कॉन्स्टिट्यूशनल। ये कौन सा केस था?
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका मधुलिमाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको मिल जाएंगे ये प्रीवियस ईयर के किसी भी बुक में उठा के देखेंगे, ठीक। तो ये याद रखेंगे, मधुलिमाय के केस में कहा था सेक्शन 144 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। 32 विच सेक्शन सेज नो पर्सन ट्राई और कमिट फॉर ट्रायल एनी केस टू और इन विच ही इज़ अ पार्टी ऑफ पर्सनली इंटरेस्टेड। तो ये देखिए, अब जो सीआरपीसी आपका खत्म होने लगता है ना, तब ये सेक्शन आपको मिलेगा 479। और इसका जो मार्जिनल नोट है दैट इज़ जब जज या मजिस्ट्रेट पर्सनली इंटरेस्टेड हो किसी केस में, ठीक, तो वो केस उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो जज या मजिस्ट्रेट पर्सनली इंटरेस्टेड है, इस तरह से आपको याद रखना है। 479 में है, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 33, विच प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी रिजेंबल्स विद हेबियस कॉर्पस रिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको ये सारे क्वेश्चन गलत ही नहीं होने चाहिए। तो सेक्शन 97 बात करते हैं आपका हेबियस कॉर्पस रिट के बारे में, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रिजेंबल्स, है ना, ठीक है। व्हेन अ सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, एक सर्च मतलब हमें खोजबीन करनी है कहाँ, भारत के बाहर। अ क्रिमिनल कोर्ट में रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 166A ऑफ द सीआरपीसी टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे क्या होगा, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, सेक्शन 166A लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है। कब लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया जाता है, व्हेन द सर्च इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। 35 द बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, दिस रूल इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन जोगिंदर सिंह, प्रीतम सिंह, मोतीराम, राजकुमारी। देखिए, जोगिंदर सिंह का जो केस था वो तो ये था कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको ग्राउंड्स वगैरह बताए जाएँ, रिलेटिव्स को इन्फॉर्म किया जाए कि भाई मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। प्रीतम सिंह का जो केस था ये कुछ मर्डर से रिलेटेड था। राजकुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आई थिंक ये मैरिज से रिलेटेड था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मोतीराम, ठीक है। इसको आप भी ज़रा एक बार अपने लेवल पे चेक करिएगा, मुझे तो ये लग रहा है कि मोतीराम इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द मैक्सिमम निमोडेबिट बिस वेक्सारी प्रो एडम कॉजा। ये किस में है, देखो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या दे दिया, मैक्सिम तो खैर इसी लैंग्वेज में रहेगी। इसका मतलब बस ये है कि नो वन शुड बी ट्राइड इन रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर, मतलब एक ही ऑफेंस है, एक ही मैटर है, तो उसमें आपको बार बार आपका ट्रायल नहीं किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है, ये सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। द कोर्ट ऑफ सीजेएम में पास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट है वो कितने सेंटेंसेस पास कर सकती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, 7 साल तक की सज़ा सीजेएम की कोर्ट आपको दे सकती है, बस इससे आगे की नहीं। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया कि तो आप देख लेंगे सेक्शन नंबर 29, ठीक है। 29 का क्लॉज 1 यही बताता है कि सीजेएम जो है आपको मैक्सिमम 7 साल तक की सज़ा ही दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी पढ़ लीजिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनकी क्या कैपेसिटी है, ये कितना तक आपको सज़ा या फिर फ़ाइन दे सकते हैं। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल तक की सज़ा, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और 10,000 तक का फ़ाइन। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ये आपको 1 साल की सज़ा और 5,000 फ़ाइन, ठीक है, इनकी मैक्सिमम लिमिट्स है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 38 इन द केस ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कमेंसेस। अगर कोई कंटिन्यूइंग ऑफेंस है तो उसमें फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब कमेंस होता है, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एट वेरी मोमेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द ऑफेंस कंटिन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यस, अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्वेस्टिगेशन के वैसे सारे ही सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 में क्या होता है, इसको बोलते हैं ना 164 का बयान लिया गया, तो यही है 164। इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। कोई भी इंसान है, विटनेस है, अक्यूज्ड है, कोई भी है, आई मीन अक्यूज्ड मान लीजिए कन्फेस करना चाहे, ठीक है, विटनेस क्यों कन्फेस करेगा, या स्टेटमेंट लिया जाए किसका, किसी विटनेस का या किसी भी अक्यूज्ड का स्टेटमेंट यहाँ पे लिया जाए, किसी का भी, वो सारी चीज़ें 164 में कवर होती हैं। द विक्टिम ऑफ रेप शैल बी सेंट टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द एग्जामिनेशन विद इन, ये कहाँ से आ गया, अच्छा ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने आपको जो बताया दैट इज़ करेक्ट, 164 के बारे में बता रही हूँ, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे 164A से डील करता है। ए यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा था ना, ध्यान नहीं गया। तो अंडर सेक्शन 164A ऑफ द सीआरपीसी, 164A किस चीज़ से रिलेटेड बात करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है। तो विक्टिम ऑफ रेप शैल बी सेंट टू अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द एग्जामिनेशन विद इन, यानी कितनी देर में आप उसको वहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे के अंदर आपको भेजना है। 24 घंटे इसका राइट आंसर है, आपको कहाँ मिल जाएगा, 164A के सबसेक्शन 1 में, ठीक है ना।
तो 6 आवर्स 12 आवर्स से नहीं कन्फ्यूज़ होना है, ये ध्यान रखना है। 164 है किस चीज़ के बारे में बात करता है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164। यही मैं बोल रही थी कि 164 का जो बयान है इसमें मतलब अक्यूज्ड और विटनेस सब लोग अपना कन्फेशन और स्टेटमेंट कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 CRPC आर सब्सटैंटिव, कोरोबरेटिव, बोथ सब्सटैंटिव एंड कोरोबरेटिव, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है उसको अवॉइड करेंगे, बोथ सब्सटैंटिव एंड कोरोबरेटिव एविडेंस, नीदर सब्सटैंटिव नॉर कोरोबरेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये दो सब्सटैंटिव भी होते हैं एंड कोरोबरेटिव एविडेंस की तरह भी काम करते हैं। 41, विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर CRPC। CRPC में कौन से क्लासिफिकेशन दिया गया ऑफेंसेस का? सो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन्स केस एंड वारंट केस, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेशन क्लॉज में देखेंगे ये सारी ही चीज़ें, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल और समन्स केस, वारंट केस सारे हैं। साथ साथ देख लेते हैं, देखिए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल आपका 2C में है, नॉन कॉग्निजेबल L, ठीक है। मैं 2 नहीं बोलूँगी, आपको पता ही है सेक्शन 2 है डेफिनेशन क्लॉज, बस डायरेक्ट हम बोलेंगे CL ABC जो भी है। तो कॉग्निजेबल 2C, नॉन कॉग्निजेबल L, बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों आपका A में है यानी 2 है, ठीक है। समन्स केस एंड वारंट केस, इसको याद रखिएगा, इसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि समन्स केस आपका 2W यानी W में है और वारंट केस X में। तो कुछ इस टाइप से याद कर सकते हैं ना, जैसे ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए कि मतलब इन दोनों का कोई मेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। जैसे अगर ये समन्स केस मतलब वारंट केस अगर 2W में होता तब तो बहुत आसान हो जाता याद करना, कुछ करना ही नहीं है, W दोनों में कॉमन है। पर क्योंकि कॉमन नहीं है, आप यही चीज़ याद रखिए। तो ये कहाँ पे है, समन्स केस आपका 2W एंड वारंट केस 2X में। तो इस वजह से राइट आंसर आपका D है, सारे ही मैंशनड है। क्वेश्चन नंबर 42, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 125 में क्या होता है कि मेंटेनेंस प्रोवाइड की जाती है बाय द हस्बैंड, मतलब आपको वाइफ को भी, बच्चों को भी और पेरेंट्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐसी दी हैं जिसमें से एक कंडीशन ऐसी है, दैट इज़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री। अगर वाइफ अडल्ट्री में रह रही है तब ऐसी सिचुएशन में वो मेंटेनेंस हस्बैंड से नहीं क्लेम कर सकती। 125 के 4 में आपको ये चीज़ बताई गई है। बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं, शी हैज़ ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, अगर रीमैरी कर ली तब भी वो नहीं लेगी, बट नॉट रीमैरिड, अभी उसने दोबारा शादी नहीं की है, तब वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, तब भी ले सकती है। शी रिफ्यूज टू लिव विद हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स अ मिस्ट्रेस, तो भी वो ले सकती है। बट इफ़ ही हर सेल्फ इज़ लिविंग इन अ अडल्ट्री, तब वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 43, द ऑफेंस अफेक्टिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री विच प्ली बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल शैल बी नोटिफाइड बाई। देखिए प्ली बार्गेनिंग पे क्वेश्चन आया है, तो पहले देखो प्ली बार्गेनिंग कहाँ पे है। आप देखेंगे सेक्शन 265 A से लेके L तक प्ली बार्गेनिंग दी हुई है, ठीक है ना। प्ली बार्गेनिंग कौन से चैप्टर में, बहुत ये सारे क्वेश्चंस पूछता है। चैप्टर नंबर 21 है, ये याद रखना है। 265 265 A से लेके L तक है, ठीक। और ये क्वेश्चन भी आता है किस डेट को ये मतलब लागू हुई थी, तो 5 जुलाई 2006, ठीक है ना। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे नोटिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, जहाँ पे प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब कुछ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफाई करती है, ठीक है। क्वेश्चन 44, अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ, देखिए 164 आ गया ना फिर से, ऑफ CRPC में भी रिकॉर्डेड बाय, कौन रिकॉर्ड करता है जो स्टेटमेंट दिया जाता है 164 में, तो इसको रिकॉर्ड करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर नहीं होगा, C ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए चैप्टर 12 जो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, एक भी सेक्शन नहीं छोड़ना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 154 सब सारे सेक्शन देखने हैं और प्री मेन सब में क्वेश्चन आएगा, आप समझ लीजिए। तो इन्वेस्टिगेशन आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, क्योंकि अभी हम प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि जितने ज़्यादा आप MCQ सॉल्व करें, क्योंकि कितना भी रीडिंग कर ले क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे तो रीडिंग बेकार है ना। तो MCQs पे ज़्यादा फोकस करेंगे।
45 फॉर द पर्पज ऑफ द CRPC who from amongst the following may determine the language of each code। यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है, बट यहाँ पे क्या है, अदर देन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट की जो भाषा होती है वो कहाँ पे है, 272। ठीक, सेक्शन 272 में लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है। और यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस, हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, बट अदर देन हाई कोर्ट था ना, तो ये आपका 272 मतलब डायरेक्ट 272 से ही ये क्वेश्चन है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, द स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द। तो इसका राइट आंसर होगा कि स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है कि कौन सी लैंग्वेज। देखो, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, एक स्टेट है उसमें जितनी भी छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाई कोर्ट का नहीं है ना, अदर देन द हाई कोर्ट का नहीं, बट इसके अलावा बाकी जितनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज के बारे में आपको स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। क्वेश्चन नंबर 46, विच सेक्शन सेज दैट अक्यूज्ड पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं आपके। 315 में आपको बताया गया है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। ठीक है, इसके अलावा दो सेक्शन देखिए इसमें और दिए, 311 और 313, ये आप साथ में पढ़ लीजिएगा। और देखिए इसको कैसे ध्यान रखना है, इसमें स्टेटमेंट लिया जाता है विटनेस का, जो कोई भी गवाह होता है उसका स्टेटमेंट आप इसमें लेंगे 311 में। ठीक, और जो भी अक्यूज्ड है उनका एग्जामिनेशन किस में होगा, 313 में। सो एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड यानी कि अक्यूज्ड के बारे में 313 बात करता है, और 311 जो विटनेस हैं उनका स्टेटमेंट आप ले रहे हैं तो। और 315 ने क्या बोला, कब अक्यूज्ड पर्सन को कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा, तो दैट इज अंडर सेक्शन 315। फिर आते हैं 47, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन ऑलरेडी एंटर्ड द मैजिस्ट्रेट में पास एन ऑर्डर टू डिसइंटर्ड सच बॉडी अंडर सेक्शन। देखिए कोई भी डेड पर्सन है ना, तो उसकी बॉडी को डिसइंटर करने के लिए ऑर्डर किस सेक्शन में पास किया जाएगा। अगेन इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डिसइंटर का मतलब होता है जैसे कोई बॉडी है उसको दफना दिया गया तो खोद के वापस निकालना, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिसइंटर्ड। तो इसका ऑर्डर कहाँ पे पास करेगी आपकी कोर्ट, 174(3), 174(2), 174(4), 176(4) या 176(3). तो पहले तो देखिए राइट आंसर तो पता ही चल जाना है। अभी देखते हैं 174 और 176, ठीक है ना, दो क्वेश्चंस हैं, दो सेक्शंस इसमें दिए हुए हैं। तो 174 में क्या, 174 में क्या है, पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड। मतलब रिपोर्ट यहाँ पे जिसको इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं ना, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट कहाँ दिया हुआ है, तो 174 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट है। तो पुलिस 174 में क्या करती है, इंक्वायर करती है और रिपोर्ट बनाती है अगर किसी ने सुसाइड किया है तो उस पर। 176 क्या है, इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट, यहाँ पे मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर रहा है, क्वेश्चन भी तो यही है। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी, डेड बॉडी ऑफ एनी पर्सन हु हैज़ बीन ऑलरेडी एंटर्ड, यानी उसको दफना दिया गया है। द मैजिस्ट्रेट, देखो मैजिस्ट्रेट आ गया ना, तो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि 174 की बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, बट एग्जैक्ट आंसर जानने के लिए आपको मतलब बहुत डिटेल में सेक्शन पता भी होना चाहिए। तो देखो 176 में मैजिस्ट्रेट इंक्वायर करता है, क्या इंक्वायर करता है, कॉज ऑफ डेथ, कि उस पर्सन ने सुसाइड क्यों किया या व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ। तो जो डिसइंटरेशन की बात है यानी बॉडी निकालने की बात है, दैट इज गिवन अंडर 176 का 3 सबसेक्शन 3, ठीक है ना। तो थोड़ा यहीं से आप याद कर लेंगे कि 176(3) इसमें डिसइंटर्ड ये बोला गया है, एक सेकेंड, ठीक है ना, डिसइंटर्ड यानी बॉडी को दोबारा से खोद के निकाल लेना। अब आते हैं 48, हु में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हु में कॉल अप द केस डायरी फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए केस डायरी को कौन निकलवा सकता है दोबारा, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, ये यहाँ पे होगा आपका 49। निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजा राम खरोटे, ये जो केस था ये किस चीज़ से रिलेटेड था, अरेस्ट एंड कस्टडी। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको मतलब यही ध्यान रखना है कि निरंजन सिंह वर्सेस प्रभाकर राजा राम खरोटे का केस अरेस्ट एंड कस्टडी पे था। नेक्स्ट इज विच सेक्शन सेज अ हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। कौन सा सेक्शन ये बोलता है कि हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस पास कर सकती है जो कि लॉ ने ऑथराइज किया। तो ये आपका मिल जाएगा आपको सेक्शन 28 के 1 में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट 51, इफ एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज़ बीन इश्यूड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, द कोर्ट में प्रोक्लेम सच पर्सन एज एब्सकॉन्डेड। यानी
एब्सकॉन्डेड किसी पर्सन को हम किस सेक्शन में प्रोक्लेम करते हैं, यानी कोर्ट किसी भी पर्सन को एब्सकॉन्डेड कब डिक्लेयर करेगी और किस सेक्शन में डिक्लेयर करेगी। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान रखिए, सेक्शन 82 CRPC, इसमें कोर्ट डिक्लेयर करेगी किसी भी पर्सन को कि वो एब्सकॉन्डेड है, यानी जो भगौड़ा बोलते हैं हम, है ना। तो भगौड़ा घोषित करने का जो है दैट इज अंडर सेक्शन 82। नेक्स्ट है समरी ट्रायल में बी एक्सरसाइज्ड इन। देखिए ये ध्यान रखिए कि समरी ट्रायल समन्स एंड वारंट केस दोनों में ये अप्लाई होता है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक है, 260 से लेके 265 तक आपका समरी ट्रायल दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 21। क्वेश्चन क्या है, समरी ट्रायल में बी एक्सरसाइज्ड इन समन्स केसेस ओनली, वारंट केस ओनली, बोथ समन एंड वारंट केस। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, दोनों ही केसेस में समरी ट्रायल आपका हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्सिक्वेंट सर्विस ऑफ समन्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है ये टर्म, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट सर्विस ऑफ समन्स ये कहाँ पे है, 61, 64, 65, 62। तो आपके सेक्शन 65 CRPC में ये प्रोविजन आप एक बार पढ़िएगा, उसका जो मीनिंग है वो ये निकल के आता है कि सब्सिक्वेंट सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, हु शैल इस्टेब्लिश अ पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर जिले में देखेंगे आप तो आपको पुलिस कंट्रोल रूम मिलेगा, तो इसको कौन इस्टेब्लिश करता है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी पुलिस को इन द हर जिले में पुलिस कंट्रोल रूम। और वैसे भी इस पुलिस किसके लिस्ट में आती है, जो तीनों लिस्ट दी हुई है आपकी, स्टेट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो पुलिस आएगी आपके स्टेट लिस्ट में, तो पावर भी पुलिस के ही पास है। नेक्स्ट इज 54, ओके 50, ओके। तो अब आपका लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट है, देखते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी है बट आपको पेशेंस रखना है, और आप वीडियो देखेंगे तो 1.5x या 2x पे देखिए। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन देती चल रही हूँ ना, और भी एडिशनल सेक्शंस, तो उसको आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए। इफ़ अ विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक, यानी डम्ब विटनेस की बात की गई है, कैसा विटनेस जो बोल नहीं सकता, अगर वो एविडेंस देता है इन राइटिंग, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं बच्चे कि राइटिंग में दिया है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, बट ऐसा नहीं है। आप देखेंगे सेक्शन 119 119 डायरेक्टली एकदम साफ साफ लिखता है कि डम्ब विटनेस का जो भी एविडेंस होगा वो कंसिडर किया जाएगा एज अ ओरल एविडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ओरल है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है। रिटन देके अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना। Which section of the Indian Evidence Act provided that no particular number of witness shall in any case be required for the proof of any fact? तो ये आपके कहाँ पे मिलेगा आपको, 135, 134, 136, 132। तो 134, 134 आपको बताता है कि विटनेस का कोई नंबर नहीं है कि मतलब 2 विटनेस, 4 विटनेस, 10 विटनेस, नहीं, जितने भी ज़रूरी लगे फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द केस आप उतने विटनेसेस को बुला सकते हैं, ठीक है। द केस ऑफ पाकला नारायण स्वामी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन। पाकला नारायण स्वामी आपका ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन पे आपका ये केस मिल जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। इन अ ट्रायल वेयर वाइल एक्सप्लेनिंग एनी सर्कमस्टेंस अपेयरिंग इन एविडेंस अगेंस्ट हिम, an accused of committing murder states that due to grave and sudden provocation he was deprived of the power of self control and thus gave single lathi blow to A causing his death। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिसिंग है। यहाँ क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे लाई करेगा। तो देखो ये बहुत कुछ इसमें खास नहीं है। सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट, इसमें क्या होता है, इनफैक्ट ये इलस्ट्रेशन है ऑफ 105 का। 105 में ये बोलते हैं कि कोई अक्यूज्ड पर्सन है, अगर उसको ये बताना है कि मेरा जो केस है वो किसी एक्सेप्शन में आता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मेरा केस किसी एक्सेप्शन में आता है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पर ही लाई करता है कि वो इस चीज़ को प्रूव करे दैट हिज केस कम्स अंडर द एक्सेप्शन, एनी ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ IPC, ठीक है। तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, अक्यूज्ड पे होगा। कौन सा सेक्शन का इलस्ट्रेशन है, कौन सा सेक्शन है ये, 105। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. The fact that B is habitually negligent about the carriage which led to hire is, देखिए इस तरह के सारे क्वेश्चंस में आपको इररेलेवेंट ही आंसर मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट कि भाई बी जो है वो हैबिचुअल नेग्लिजेंट रहता है अबाउट द कैरियज, ये बिल्कुल भी इररेलेवेंट है, इसका कोई रेलेवेंस यहाँ पे नहीं है। 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट एज पर प्रोविजंस ऑफ द एविडेंस एक्ट।
कौन सा है जो डॉक्यूमेंट नहीं है? मैप, वर्ड्स लिथोग्राफ्ड, इंस्क्रिप्शन ऑन अ स्टोन, अ पीस ऑफ मेटल विद इंस्क्रिप्शन दैट वॉज यूज टू कॉज फैटल इंजरी, नॉट बैटल, फैटल इंजरी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। सेक्शन 60 देखेंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज डी, दैट इज अ पीस ऑफ मेटल विद इंस्क्रिप्शन दैट वाज यूज्ड टू कॉज द फैटल इंजरी। ठीक है। 61 सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूडेड, सेकेंडरी एविडेंस कहाँ पे है? सेक्शन 63। ठीक है। सर्टिफाइड कॉपीज मेड फ्रॉम अ कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए 63 में एक लिस्ट दी है, वो लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी, वहीं से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ जितने सारे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सब आते हैं सेकेंडरी एविडेंस में। ठीक है। नाउ 62 which special provisions regarding providing of electronic records have been inserted by the Indian Evidence Act Information Technology यानी IT अमेंडमेंट जो 2000 हुआ था उससे देखिए यहाँ पे कौन सा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 65A एंड 65B। ठीक है। 63 देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकम्प्लिस इज डिक्लेयर्ड कॉम्पिटेंट विटनेस। डायरेक्ट क्वेश्चन, अकम्प्लिस किस में आपका कॉम्पिटेंट विटनेस की तरह कंसिडर किया जाता है? तो सेक्शन 133। ठीक है। 111 और 14 ये सब बर्डन ऑफ प्रूफ इनकी बात करते हैं। देन 64 नेक्स्ट देखिए मैचिंग का क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट यहाँ पे 30 होगा, 30 ईयर्स ओल्ड, वो आपके सेक्शन 90 में दिया है। बर्डन ऑफ प्रूफिंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज़ नॉट बीन हर्ड फॉर 7 ईयर्स। ठीक, 108। डम विटनेस 119। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेट 113A। इसमें सारे ये ऑप्शन सही हैं, बट ये जो ऑप्शन है यहीं पे थोड़ा आपको कंफ्यूज किया इन्होंने। और देखिए 113A बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। एक सेकेंड, यहाँ पे प्रिजम्पशन है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अगर कोई मैरिड वुमेन है और वो सुसाइड कर लेती है तो उसके बारे में प्रिजम्पशन की बात कहाँ पे है? 113A। और प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ यानी जो दहेज की वजह से डेथ हो जाती है उसमें जो बात प्रिजम्पशन है वो आपका 113B में है। ठीक है ना, तो A और B की वजह से इन्होंने यहाँ पे कंफ्यूज किया। नेक्स्ट 65 एनी पर्सन बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन within 280 days after its dissolution, the mother remaining unmarried shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man unless, ठीक है, ये कहाँ पे दिया है पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। एक सेक्शन 112 उसकी बात हो रही है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। इट कैन बी प्रूव दैट द मदर ऑफ द चाइल्ड इज कैरेक्टरलेस, बिल्कुल गलत बात। इट कैन बी प्रूव दैट मैरिज टाई इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, इसका भी कोई मतलब नहीं है। इट कैन बी शोन दैट द पार्टीज to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten, both A and B। देखिए जब से प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक वो जो मैन और वीमेन का के बीच में जो एक्सेस था दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, ऐसे बस यही एक ग्राउंड है जिसपे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जो भी मैन होगा वो होगा द लेजिटिमेट फादर ऑफ द पर्सन। ठीक है, आई मीन द बच्चा इज द लेजिटिमेट सन ऑफ दैट, सन और डॉटर ऑफ द मैन। Now question 66. A is tried for murder of B by intentionally shooting at him. The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder him. अब यहाँ पे भी उसी तरह का क्वेश्चन है कि A जो है वो उसको हैबिट थी ना लोगों पे शूट करने का, तो इस तरह का कोई भी प्रिजम्पशन रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है। 67 रेस जेस्टे इज अलाउड एज एन एक्सेप्शन टू। रेस जेस्टे किस चीज़ का एक्सेप्शन? इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले यही जान लीजिए कि रेस जेस्टे कहाँ पे है, तो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो रेस जेस्टे इनमें से दी गई किस चीज़ का एक्सेप्शन है? कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, हियर से एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन ऑफ हियर से एविडेंस। ठीक है, इसका मतलब है दैट रेस जेस्टे इज अलाउड एड एन एक्सेप्शन, यानी हेयर से में ये एज एन एक्सेप्शन अलाउ होता है रेस जेस्टे। ठीक है। A confession even consists of conversation to oneself, for it is not necessary for the relevancy of a confession that it should be communicated to some other person। ये केस के बारे में ये कहा गया था साहू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। केस तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। Which one of the following sections of the Indian Evidence Act deals with conclusive proof?
तो इसमें देखिए सेक्शन 41, 112, 113 ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CRPC हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018। 2013 या 2018 ये सारे अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी अमेंडमेंट हुआ है वो सारे अमेंडमेंट आपको देखते चलना, उससे क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। इसी अमेंडमेंट हुआ है, दैट्स वाई दे आर आस्किंग आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। तो सेक्शन 163, ठीक है, CRPC का किस चीज़ के बारे में बात करता है 163? नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बारे में मतलब इंड्यूसमेंट को जो मना करता है, इंड्यूसमेंट मतलब आप समझ सकते हैं एक तरह से प्रोवोक करना, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो उसके उस पर जो मनाही लगाता है दैट इज सेक्शन 163। नाउ क्वेश्चन 71 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस फ्रॉम द CRPC हैज़ बीन अमेंडेड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। अगर आपको पता था तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी पता चल जाएगा। 173 इसमें भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है। 173 किस चीज़ की बात करता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट किस टाइप की रिपोर्ट? पुलिस ऑफिसर यहाँ पे रिपोर्ट देता है कब? जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे पुलिस ऑफिसर जो रिपोर्ट दे रहा है वो सारी चीज़ें आपके 173 में हैं, ठीक है ना। दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, ये क्या चीज़ है? सो इट इज़ अ फैक्ट, ठीक। 73 द क्वेश्चन इज वेदर A murdered B during the course of struggle. Marks on the ground produced by the struggle at the place of occurrence is relevant fact under which section of the Evidence Act. तो दोनों के A और B थे, इनके बीच में मतलब लड़ाई वड़ाई हुई, तो जो ग्राउंड पे जो मार्क्स हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होगा किस सेक्शन में ऑफ द एविडेंस एक्ट? तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 के नाम पे आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, ठीक। ये फॉल करेगा आपकी सेक्शन 7 में। और इसी के साथ साथ अगर सेक्शन 8 देखें ऑफ एविडेंस एक्ट, क्योंकि वो भी बहुत ही स्टार्टिंग के सारे सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सेक्शन 8 में आपका आ जाता है मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस या फिर सब्सिक्वेंट कंडक्ट, ठीक है ना। फिर क्या है? सेक्शन 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। सेक्शन 12 का ये इंपॉर्टेंस है, ये पहले तो बात करते हैं सूट ऑफ डैमेजेस, और दूसरा एक क्वेश्चन सेक्शन 12 पे ये आता है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है अंडर एविडेंस एक्ट जो सिविल नेचर का है, ठीक है। तो सेक्शन 55 रेड विद सेक्शन 12 दोनों किससे रिलेटेड है? डैमेजेस से रिलेटेड बात करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिविल नेचर के 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 12 और 55 इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। किस सेक्शन में आपको रेस जुडिकेटा दिखने को मिलता है एविडेंस एक्ट में? तो दैट इज सेक्शन नंबर, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 क्या चीज़ है? 40 बोलता है प्रीवियस जजमेंट रेलिवेंट टू बार द सब्सिक्वेंट सूट और ट्रायल। तो बस रेस जुडिकेटा भी तो यही होता है कि प्रीवियस सूट या ट्रायल को हम बार करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस जजमेंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 ऑल फैक्ट्स एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मे बी प्रूव्ड बाई प्राइमरी, सेकेंडरी, ओरल या फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ओरल एविडेंस, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम देयर एक्ट से। विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स सोलिस पॉपुलिस्ट एस सुप्रीमा लेक्स, ठीक। ये जो मैक्सिम है ये आपके सेक्शन 123 पे है। कुछ मैक्सिम्स किस सेक्शन पे हैं पता ही होना चाहिए, है ना। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट लीडिंग क्वेश्चन में भी जनरली आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में, ठीक है। कौन बताता है? 141 सेक्शन 141 क्या बोलता है आपका कि लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जाएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ए वुड बी द आंसर। Which section of the Indian Evidence Act makes the provision that there shall be no new trial on the ground of improper admission or rejection of evidence, ठीक है ना। ये बात करेगा आपका 160 जो कि आपका लास्ट सेक्शन है एविडेंस एक्ट का, उसमें ये डायरेक्ट मार्जिनल नोट ही है दैट नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एविडेंस रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो ऐसे ध्यान रखेंगे कि कोई भी नया ट्रायल, एविडेंस खत्म हो गया ना, सारे एविडेंसेस स्टार्ट हो गए, तो अब कोई भी नया ट्रायल यहाँ पे नहीं स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 167 है। नेक्स्ट इज 79 A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B A procured poison similar to that which was administered to B
ये रेलिवेंट है, नॉट रेलिवेंट है, पार्टली रेलिवेंट या फिर नीदर रेलिवेंट और इररेलिवेंट, तो इसको हम रेलिवेंट यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम तरह का पॉइजन उसके डेथ से पहले ए के पास था, ठीक है ना, और इसको ट्राई भी किया जा रहा फॉर द मर्डर ऑफ बी, तो इसको हम रेलिवेंट मानेंगे। इसके साथ साथ जाहिर सी बातें में और भी प्रूफ्स लगेंगे, सिर्फ यही चीज़ नहीं। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं। Whenever information relating to the commission of a cognizable offence is given to the officer in charge of police station, then in how many copies such report will be taken down? कितनी कॉपीज़ में आप वो रिपोर्ट लिखेंगे? तो 3 कॉपीज़ में लिखी जाती हैं। An assistant session judge is appointed by, assistant session judge इनको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेशन जज या हाई कोर्ट, तो सेशंस जज हैं, काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट जज, राइट। 82 अ सोल्जर फायर ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। तो क्या इन्होंने कोई यहाँ पे ऑफिस किया है जिसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करते हुए यहाँ पे फायर किया? तो नहीं, यहाँ पे ये कोई भी ऑफेंस नहीं क्रिएट किया है। ओके 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज ऑफ अ मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू डू सो विशिएट्स द प्रोसीडिंग। देखिए इरेगुलरिटी से रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो 2 सेक्शन याद रखेंगे, 460 एंड 461। 460 कौन सी इरेगुलरिटीज़ बताती हैं? जो प्रोसीडिंग विशिएट नहीं करती हैं, और 461 कौन सी इरेगुलरिटीज़ बताती हैं? जो प्रोसीडिंग को विशिएट करती हैं। तो ठीक है, 83 में आप क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। टू होल्ड इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176 CRPC, टू मेक ओवर अ केस अंडर 192 का 2, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर 191C, ठीक है ना, टू टेंडर पार्डन अंडर सेक्शन 306। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 190 का 1C। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंग्रेडिएंट ऑफ अबेटमेंट। अभी देखिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको अबेटमेंट के बारे में बताई थी, 107 108 दोनों पढ़ना है, और क्या क्या इंग्रेडिएंट थे, 3 इंग्रेडिएंट भी बताया था, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, इंस्टिगेट, इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एडिंग एंड इंसाइटमेंट। तो कौन सा इसमें है जो इंग्रेडिएंट नहीं है? तो दैट इज इंसाइटमेंट। इंस्टिगेशन और इंगेजिंग इन कॉन्स्पिरेसी और इंटेंशनल एड, ये तो आपको वहाँ पे मतलब क्लियरली मैंशनड है, ठीक है। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ IPC डील्स विद एन एक्ट अगेंस्ट विच देर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यहाँ पे कौन बताता है कि भाई ये सब ऐसे एक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं अवेलेबल है? तो ये आपका डायरेक्ट सेक्शन है 99। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 86 विच सेक्शन ऑफ IPC ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन टू सर्टेन गेम्स लाइक बॉक्सिंग, क्रिकेट, इन सब चीज़ों को, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि आप एक तरह से अपनी कंसेंट देते हो ना, कि हम वहाँ पे जाके बैठे हैं, मान लीजिए क्रिकेट हो रहा है और आप स्टेडियम में जाके बैठे हैं, तो आप एक तरह से अपनी कंसेंट देते हैं कि बॉल अगर आपको लग गई तो फिर आप उस सामने जो बॉलर है या फिर जो बैट्समैन है आप उसको नहीं बोल देंगे कि आपने हमें हर्ट कर दिया, इंजरी या फिर डेथ हो गई हमारी। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिल जाए? सेक्शन 87 में, और इसको वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया भी बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट 87 अ मैजिस्ट्रेट में रिकॉर्ड एनी कन्फेशन अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ड्यूरिंग, किस स्टेज पे वो रिकॉर्ड करेगा? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल और ओनली ट्रायल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है? दैट इज बिफोर द, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। 88 हु में रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, कौन रिकॉर्ड करेगा? तो ओनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ओनली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों लोग ही रिकॉर्ड कर सकते हैं आपका स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन, ठीक है। तो राइट आंसर है बोथ A एंड B। उसके बाद देखेंगे 89 अपील फ्रॉम ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर में लाई टू, यहाँ पे अपील कहाँ पे जाएगी ऐसी केसेस में? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर सेशंस कोर्ट। तो फॉर मेंटेनिंग पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए जो सिक्योरिटी ली जाती है, ठीक है, उसको अगर रिफ्यूज़ करता है कोई तो उसकी अपील आप करेंगे सेशंस कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज 90 वेट अ मिनट एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल हेल्ड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये कहाँ पे अपील करेंगे? यानी कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास
ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन हो जाता है, तो आप कहाँ पे जाके अपील कर सकते हैं? तो आप कहाँ जाएंगे? सेशंस कोर्ट में, ठीक है। 91, चूज़ द रॉन्ग आंसर। इसमें रॉन्ग आंसर चूज़ करना है। देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन। किस केस में आपको अपील नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। Where a high court passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 6 months, where a court of session passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months, there are metropolitan magistrate passes only a sentence of imprisonment for a term not exceeding 3 months, ठीक। where a magistrate of the first class only passing सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपये। तो इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपील नहीं कर सकते? तो दैट इज़ जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पासेस ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, उस केस में यहाँ पे दिया है कि अपील नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है, आप अपील कर सकते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे हमें रॉन्ग आंसर सेलेक्ट करना है, तो इस वजह से यहाँ पे होगा सी, ठीक है। ओके। 92, provision related to appeal by the state government against sentence given in डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आप देखेंगे सेक्शन 377 से, मतलब ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट मार्जिनल नोट देख के जान सकते हैं। 377 में क्या लिखा है? अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस, और सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है ना। 93, पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट, ये कहाँ पे दी है? 383, 384, 385 और 386। तो पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट कहाँ है आपके? सेक्शन 386, राइट। एकदम डायरेक्ट सेक्शन है, मतलब सिर्फ जो बोलते हैं ना आप इंडेक्स देख लो, तो उस तरह का क्वेश्चन है ये। रेफरेंस कहाँ पे दिया है? मे बी मेक टू हाई कोर्ट को करेंगे रेफरेंस, या फिर सेशंस कोर्ट को करेंगे, या फिर दोनों को करना है, या फिर सीजीएम को करना है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रेफरेंस हमेशा किसको करना होता है? हाई कोर्ट, ठीक है। 95, द रिविजनल पावर ऑफ सेशंस जज। सेशंस जज की जो रिविजनल पावर है वो कहाँ पे दी है? इसमें सीआरपीसी में 399, 400, 401, ठीक। तो रिविजनल पावर ऑफ सेशंस जज मेंशन आपका सेक्शन 399। बस एकदम समझ लीजिए, इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं ये। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र एनी केस और अपील फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है किसी भी केस को या किसी भी अपील को हाई कोर्ट 1 से हाई कोर्ट 2 तक। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको करता है? सुओ मोटो, यानी स्वतः संज्ञान लेके। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंसर्न पार्टी, कंसर्न पार्टी जो है उसने एप्लीकेशन लगाई तो, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव, या ओनली बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंसर्न पार्टी एंड और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, उसमें साथ में, मतलब कंसर्न पार्टी तो एप्लीकेशन लगाएगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। 97 देखते हैं। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेज एंड अपील्स कंटेन्ड इन, ये कहाँ पे दिया है? ये सारे प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे दिया है? तो ये आपके सेक्शन 407, ठीक है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र एनी केस और अपील, हाई कोर्ट कब ट्रांसफ़र करेगा किसी केस या अपील को? सुओ मोटो, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कंसर्न पार्टी, ऑन द रिपोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ओनली ए एंड बी, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन सारी सिचुएशंस में हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकता है किसी केस को, ठीक है, या फिर किसी अपील को। 99, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ पुलिस कस्टडी अंडर सीआरपीसी में मैक्सिमम ड्यूरेशन पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी दी हुई है सीआरपीसी में? सो दैट इज़ ऑफ 15 days पुलिस कस्टडी, ये चीज़ ध्यान रखना है। पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितनी दी है सीआरपीसी में? दैट इज़ 15 days। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, if A in any case triable by magistrate as a summons case, the investigation should be concluded within a period of, अगर कोई मैजिस्ट्रेट मतलब ट्राई कर रहे हैं समन्स केस को, तो उस सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए? तो इसका टाइम पीरियड दिया है, दैट इज़ 6 months, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस कवर किए, ऑफ आईपीसी था, एविडेंस एक्ट एंड सीआरपीसी, ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस आज आपके कंप्लीट हुए हैं, और आप बहुत अच्छे से ये वीडियो देखिए। जो पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं आप छोटे छोटे शॉर्ट पॉइंटर्स बना के चलिए। 2013 2018 का अमेंडमेंट ये पूरा देखते हुए चलना है। केसेस जितने भी इंपॉर्टेंट एंड लीडिंग केसेस हैं वो आपके आईपीसी से आ जाएंगे, सीआरपीसी एविडेंस से आ जाएंगे। सीआरपीसी से तो बहुत ही मतलब ज़्यादा नहीं है, बट येस जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है वहाँ से ही आते हैं, बट आईपीसी में तो आएंगे ही आएंगे केसेस, ठीक है। और अगर बाय मिस्टेक कोई भी क्वेश्चन इसमें से ऐसा है जो गलत
गलती से गलत ऑप्शन बता दिया गया हो तो आप नीचे ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिए, मैं उसको करेक्ट करके कमेंट वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा, ठीक है।